हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट सेशन को, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रोनॉमी। ऑफ कोर्स नो, हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम बेस्ड एग्रोनॉमी। इन सेशन के अंदर मैं आपको एग्रोनॉमी पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन एग्रोनॉमी पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो प्रीवियस 3 to 5 इयर्स के अंदर आए हैं, आईबीपीएस एएफओ के अंदर, नाबार्ड एआरडी के अंदर, आरआरबीएसओ के अंदर। तो मैं जब जब एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा उसके एंड में आप लोगों से क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। और हो सकता है कि आप अगर एएफओ की तैयारी कर रहे उससे पहले कोई एग्जाम आ गया तो आई विल शो यू कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन भी उसमें कवर करूंगा। एंड हाँ, अच्छी बात यह है कि मैं एक एक घंटे के 15 to 20 सेशन, 15 से 20 सेशन के अंदर पूरा एग्रोनॉमी आपका एफिशिएंटली कवर करूंगा। मुझे आपका फीडबैक चाहिए होगा, आपका फीडबैक मैं लूंगा क्लासेस के एंड के अंदर। उससे पहले मैं बता देता हूं हमारी इन स्पेशल एग्जाम बेस्ड एग्रोनॉमी के अंदर क्या और कैसे कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी हेल्प मुझे आपसे चाहिए। वो हेल्प क्या चाहिए? बस इतनी सी चाहिए कि अगर आप मेरी क्लासेस को देखने वाले हैं ना, तो तीन चीजें इंश्योर कर लो। फर्स्ट क्या इंश्योर करो? अगर आपके पास ईयरफोन्स है तो प्लीज ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि एक बात मैं सिंपल बोलता हूं, हाइब्रिड सीड को या फिर हाई यील्डिंग वैरायटी को मिट्टी में लगाने से क्या होगा अगर उसे क्लाइमेट और एनवायरनमेंट ही अच्छा ना मिला तो मैं अगर पढ़ाऊंगा और आप पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो कोशिश करिए ईयरफोन्स लगा लीजिए। एंड सेकंड क्या करिए, आप एक दीवार की साइड मुंह कर लीजिए जहां पे आपका ध्यान बार बार यहां वहां ना जाए, आप क्लास में फोकस रहें। और थर्ड क्या कीजिए, मेरे साथ साथ बातें कीजिए। हाँ, पढ़ाई अक्सर हमें मुश्किल लगती है क्योंकि हम बातें ही तो नहीं करते हैं ना। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं बीच बीच में हाँ करिए ना करिए सर आता है। और इस बात के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि लाइव है कि रिकॉर्डेड है। बहुत सारे लोग इस बात में ध्यान देते हैं क्योंकि मुझे इन क्लासेस को एफिशिएंट नहीं मोस्ट एफिशिएंट बनाना है, तो मैं इन्हें एडिटिंग करवा के आपके सामने लेके आऊंगा। और आप भी देखेंगे अगले 1 घंटे के अंदर आपको मजा आने वाला है। मेरे 3 काम अगर करेंगे ना तो आप लास्ट में कमेंट्स में लिखिएगा कि जितना मैंने आज पढ़ाया आपको कितना परसेंट समझ आया। आपको 10% आए, 0% आए, 90 आए, 100 आए, प्लीज लेक्चर एंड होने के बाद मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले ये एक प्यारी सी कोट आप लोगों के लिए, वो ये कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो इसी कोट के साथ शुरू करते हैं हमारे एग्रोनॉमी के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है, अबाउट दिस सेशन हम करने के वाले इस सेशन के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, बिकॉज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे एग्रीकल्चर का, उसके बाद डेफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन कवर करेंगे एग्रोनॉमी का, और उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण। जैसे आपने वर्गीकरण के अंदर अलग अलग बेस के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन किया होगा, क्लाइमेट के बेस पे, सीजन के बेस पे, इकोनॉमिक यूज के बेस पे, ओंटोजेनिक के बेस पे, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम 2 सेशन के अंदर 1 आवर का आज का सेशन और 1 आवर का एक और सेशन, 2 सेशन में कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियसली आरआरबीएसओ, आईबीपीएस एएफओ, नाबार्ड एआरडी में। उन क्वेश्चन को भी कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जो कमिंग एग्जाम में आ सकते हैं वो कैसे डिस्कस करेंगे, वो आपको क्विज फॉर्म के अंदर देंगे। अब ये क्विज क्या है, कैसे देने वाला हूं, ये आपको लास्ट में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के साथ। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे, ये तो हम सब लोगों ने पढ़ लिया कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, एजर और कल्चरा से लिया गया है। एजर जिसका मतलब सोइल होता है, कल्चरा जिसका मतलब कल्टीवेशन होता है। तो कल्टीवेशन ऑफ सोइल इज नोन एज एग्रीकल्चर, ये तो सबने पढ़ा हुआ, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। ध्यान से समझो एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, सारे कल्चर इसके अंदर आ जाते हैं। कौन कौन से सारे कल्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन जो आपका है, फसल उत्पादन से जुड़ी सारी टेक्निक जो आपकी है वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगी एलाइड एक्टिविटीज। एलाइड समझते हो क्या होता है? नहीं समझते? अच्छा देखो, मेन अगर एग्रीकल्चर की बात करें, हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वो तो मेजर पार्ट है ही एग्रीकल्चर का।
लेकिन इसमें रिस्क होता है। कैसे रिस्क होता है? फार्मर जो कल्टीवेशन करता है उसके लिए हमेशा से क्लाइमेट एक रिस्क रहता है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपने देखा होगा इस साल मार्च अप्रैल के अंदर 2023 के अंदर मार्च अप्रैल के अंदर तेज हवाओं से, ज्यादा विंड वेलोसिटी होने से और ओलावृष्टि होने से बहुत सारी फसलों का नुकसान हुआ। तेज हवाएं चलने से क्रॉप लॉजिंग हो जाती है। क्या हो जाता है? तेज हवाओं के चलने से क्रॉप लॉजिंग हो जाती है। सर क्रॉप लॉजिंग क्या होता है? क्रॉप लॉजिंग की बात करेंगे, क्रॉप लॉजिंग का मतलब फसल का नीचे गिरना। जब तेज हवा चलती है और फसलें नीचे गिर जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रॉप लॉजिंग कहा जाता है। तो तेज हवा चलने से फसल नीचे गिर गई, ओले गिरने से प्रोडक्शन कम हो गया, बारिश कम आने से प्रोडक्शन कम हुआ, बारिश ज्यादा आने से प्रोडक्शन कम। मतलब क्लाइमेट का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। अगर क्लाइमेट का रिस्क चलता रहेगा तो हमारा फार्मर क्रॉप से प्रोडक्शन नहीं ले पाएगा उतना। इसीलिए फार्मर अपनी स्टेबल इनकम को एंश्योर करने के लिए, स्टेबल इनकम का मतलब क्या हो गया? एक स्थिर आय उसको आती रहे, कम आय कोई बात नहीं लेकिन लगातार बनी रहे, इसके लिए इसके साथ साथ क्या करता है? वो पशुपालन करता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां उनको पालता है। कुछ फार्मर ऐसे हैं जो क्या करते हैं? मछली पालन करते हैं। अगर आप दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे फार्मर्स आप देखेंगे जो क्या करते हैं? जो कल्टीवेशन करते हैं, जो रियरिंग करते हैं किसकी? फिशेस की। या फिर बहुत सारे फार्मर्स आप देखेंगे कि जो क्या है? जो सेरिकल्चर यानी सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं मुगा सिल्क सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के अंदर प्रोड्यूस होता है? वो अलग बात है कि ये क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं तब भी जानता हूं आप में से 20% लोग क्या लिख रहे हैं? वो कर्नाटका लिख रहे हैं। मैंने मुगा सिल्क कहा है। मुगा सिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो कर्नाटक में नहीं है। मुगा सिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में आसाम स्टेट के अंदर है। मुगा सिल्क, जिसका सिल्क जो है, जो फाइबर है, उसका रंग जो है गोल्डन येलो होता है और इसे प्राइड ऑफ आसाम भी कहा जाता है। और जो आपने कर्नाटका लिखा, ओवरऑल अगर बात करेंगे, ओवरऑल जो सिल्क प्रोडक्शन है इंडिया में वो कहां पे होता है? वो कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा होता है। हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, इन 4 फोटो से आपको एग्रीकल्चर समझ आ जाएगा कि सर क्रॉप ग्रो करना, उसके साथ पशुपालन करना, मछली पालन करना, सेरिकल्चर हो गया, या फिर एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन हो सकता है, लैक कल्चर, लाख कीट का पालन हो सकता है, या फिर और भी जैसे पाल फार्मिंग हो सकता है, मुर्गियां पालना यानी पोल्ट्री। तो मेन क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एलाइड एक्टिविटी, वो सारे के सारे क्या हो गए? वो पार्ट हो गए एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर समझ आ गया? तो ये बात हमें क्लियर है कि एग्रीकल्चर जो है वो कहां से लिया गया है? वो लैटिन भाषा से लिया गया है। एजर और एग्री जिसका मतलब सॉइल होता है, कल्चरा जिसका मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है? एक आर्ट है और साथ साथ क्या है? साइंस है। आर्ट और साइंस कैसे है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सीड सोइंग, बीज की बुवाइयों के अंदर एक मेथड होता है जिसे कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग, छिटकाव विधि। तो सब लोग तुम जानते हो। ब्रॉडकास्टिंग की बात करेंगे तो क्या करो? सीड को लो, ये लो, कर दिया। अब ये तो नॉलेज है, मुझे खेत में लेके जाओगे मैं नहीं कर पाऊंगा ना। क्यों? स्किल्स नहीं है, आर्ट नहीं है मेरे पास। तो एग्रीकल्चर अपने आप में यहां से भी चलता है और एग्रीकल्चर स्किल से भी चलता है। मतलब एग्रीकल्चर क्या है? ये एक आर्ट है और ये एक साइंस है। किसकी? ऑफ कल्टीवेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक और सारी एलाइड एक्टिविटी। क्लियर हो गया एग्रीकल्चर क्या होता है? आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? अब एक बार के लिए ये पढ़ लेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। किसका? मैन एंड एग्रीकल्चर का। मैन एंड एग्रीकल्चर मतलब कि ह्यूमन और एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो भाई कैसे एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई। अगर आप इसका चर्चा, इसकी बात करने वाले हैं तो मुझे बता दो सबसे पहले जो एंशिएंट मैन था, जो आदि मानव था, उसने क्या शुरू किया था? क्या सबसे पहले पशुपालन को शुरू किया गया था या फिर सबसे पहले क्रॉप कल्चर को शुरू किया गया था? बताइए जल्दी से। सबसे पहले हमने फसलें लगाना सीखा था या फिर पशु पालना सीखा था? ये सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर भी 20% लोग कह रहे हैं कि सर फसलें नहीं, फसलें नहीं भाई, सबसे पहले हमने पशुपालन सीखा है ना। तो सबसे पहले हमने पशुओं को पालना सीखा, लेकिन पशुओं को पालने से पहले हम लोग क्या कर रहे थे? शिकार। बिकॉज आदि मानव जब आया, एंशिएंट मैन जब आया धरती के ऊपर, जंगलों के अंदर रहा तो खाने के लिए कुछ था नहीं। अब भूखा क्या नहीं करता? उसने पशुओं को मारना शुरू किया, उनको खाना शुरू किया। तो उसने क्या किया? हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, पशुओं को मारता था, उनका कच्चा मांस खा जाता था।
अब पशुओं को मारते मारते उसने ये सीख लिया कि पशु जो होते हैं वो काम भी आ सकते हैं, काम आ सकते हैं मतलब पशुओं को पाला भी जा सकता है। तो उसने क्या किया, उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अब पशुओं के पालने की बात करेंगे तो आप मुझे बताइए सबसे पहला कौन सा ऐसा एनिमल है जो एग्रीकल्चर में यूजफुल है और उसे हमने पाला था। मैंने क्या क्वेश्चन बोला, ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज उंगलियां फटाफट से चलेंगी, डॉग की तरफ जाएंगी। डॉग गलत उत्तर है। क्यों? मैंने कहा जो एग्रीकल्चर में यूजफुल है, तो आंसर क्या आएगा? जरा अपना आंसर बदलिए और बताइए मुझे। एग्रीकल्चर के अंदर मैं आपको बता देता हूं, मैं जिस पशु की बात कर रहा हूं, इस पशु को हमने पालना स्टार्ट किया था 8700 बीसी के अंदर। उसके बाद बकरी को हमने पालना शुरू किया था 77 बीसी के अंदर। तो 7700 बीसी के अंदर किसको पालना शुरू किया था? गोट को। 8700 बीसी के अंदर किसको पालना शुरू किया था? शीप को। तो सबसे पहला एनिमल जो एग्रीकल्चर में यूजफुल है वो कौन सा पाला गया था? शीप। और अगर एग्रीकल्चर वर्ड हटा दूं तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सबसे पहला एनिमल जिसे पाला गया वो कौन था भाई साहब? वो डॉग ही था। लेकिन एग्रीकल्चर में सबसे पहला कौन सा था? शीप, जो 8700 बीसी के अंदर आया। बीसी और एडी क्या होता है मैं आपको अगले पार्ट के अंदर समझा दूंगा। फिलहाल पॉइंट पे रहते हैं। इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले कौन आ गया? सबसे पहले इंसान आया। इंसान ने मारना शुरू किया, पशुओं का शिकार करना शुरू कर दिया। हंटिंग स्टेज आ गई। हंटिंग के बाद पशुओं के साथ रहते रहते, उनको मारते मारते इंसान ने सीखा कि पशुओं को पाला भी जा सकता है। पशुओं को पालने की बात करेंगे तो हम दूसरी स्टेज में आ गए जिसे पास्चरल कहा गया। पास्चरल वैसे तो जो शब्द है वो पास्चर से बनता है, PASTURE से बनता है। पास्चर जिसकी अगर बात करेंगे, पास्चरल शब्द जो है ना, पास्चरल शब्द वैसे तो बनता है किससे? पास्चर से। पास्चर की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है ग्रास लैंड, यानी कि चारागाह इसे कहा जाता है, जहां पशु चरने के लिए जाते हैं। तो जब आपने पास्चर की बात करी, पास्चर से पास्चरल बन गया। अब चारागाह पे किसको लेके जाओगे? पशुओं को ही लेके जाओगे ना। तो पास्चरल किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्चरल रिप्रेजेंट करता है एनिमल हस्बेंड्री को। हमने पशुओं को मारते मारते क्या कर लिया? हमने सीख लिया कि उनको पाला भी जा सकता है। तो हमने क्या किया? पशुओं को पालना शुरू कर दिया। हमने पशुओं का पालन करना शुरू कर दिया। हमने पशु पालन शुरू कर दिया। कब? पास्चरल स्टेज के अंदर पशु पालन कर दिया हमने। अब पास्चरल की बात करेंगे तो पास्चरल में पशुओं को पालते पालते हमने क्या किया? रिवर बेड के आसपास गए। रिवर बेड में नदी के आसपास गए पशुओं को पानी पिलाने के लिए। हमने देखा कि नदियों के आसपास पौधे ज्यादा ग्रो होते हैं, बाकी जगहों पे इतने नहीं होते हैं। तो इंसान ने सीखा कि पानी और मिट्टी का उपयोग करके पौधे लगाए जा सकते हैं। तो उसने खेती करना स्टार्ट कर दिया। तीसरी जो स्टेज आ गई, क्योंकि पहली हमारी जो स्टेज थी वो हंटिंग थी, दूसरी कौन सी थी? पशुपालन, पास्चरल थी। तीसरी स्टेज के अंदर जाके हमने क्या कर दिया? क्रॉप कल्चर, फसलें लगाना शुरू कर दिया। जो पहली दो स्टेज थी हंटिंग और पास्चरल, इसमें क्या था? जो मनुष्य था वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, घुमक्कड़ था, माइग्रेट करता रहता था। मतलब मनुष्य का क्या नहीं हुआ था? मनुष्य का सेटलमेंट नहीं हुआ था। अगर सेटलमेंट की बात करेंगे तो ह्यूमन का जो सेटलमेंट है वो कौन सी स्टेज में जाके स्टार्ट हुआ? क्रॉप कल्चर के अंदर। सर क्रॉप कल्चर में सेटलमेंट क्यों हुआ? क्रॉप कल्चर में सेटलमेंट इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे जब क्रॉप ग्रो करेंगे, ये आज वाली क्रॉप तो है नहीं हाइब्रिड जो 4 से 5 महीने में ग्रो हो जाएंगी, ये तो जंगली फसलें हैं, नेचुरल क्रॉप्स हैं। तो यहां पे क्या होगा? 6 से 7 महीने, 7 तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 5 से 6 महीने का समय वो लेके जाएंगी। अब 5 से 6 महीने तक के लिए आप फसलें लगाने वाले तो आपको वहां पे रुकना भी पड़ेगा ना यार। तो यहां पे इंसान जो है वो रुकना स्टार्ट हो गया। रुकने के साथ क्या हो गया भाई? सेटलमेंट हो गया। तो अगर पूछा जाए ह्यूमन का सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो आंसर क्या आएगा? क्रॉप कल्चर। अब क्रॉप कल्चर के अंदर इंसान क्या कर रहा था? बस अपने लिए लगा रहा था। अपने लिए मतलब जितना सा उसे खाने के लिए चाहिए उतना सा लग जाता था, अपना काम चल रहा था। जितना आपको खाने के लिए चाहिए अगर आप उतना ही ग्रो करोगे तो उसे कौन से टाइप की फार्मिंग कहा जाता है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, उसे कहा जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या कहा जाता है उसे? बोलिए सारे लोग। यार फिर तुम बोल नहीं रहे, मैंने शुरुआत में सिखाया था ना। ऑनलाइन क्लास मत लो, रिकॉर्डेड लाइव मत देखो, ऑफलाइन बिल्कुल सामने जुड़े रहो। तो बताओ क्या बोला गया था? यस, ऑफलाइन के अंदर यही फर्क होता है। बच्चा बोलता है, उसको टीचर सामने दिखता है तो बोलता है, बोलो ना यार। यस, उसको कहा जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, सबसिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं जीवन निर्वाह खेती की, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए करी गई। अब शुरुआत में तो हम उतना ही ग्रो कर रहे थे जितना हमें चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? हमारे पास तकनीकी आने लगी, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, तो हम क्या करने लग गए? हम प्रोड्यूस करने लग गए सरप्लस।
सरप्लस का मतलब जितना हमें चाहिए हम उससे ज्यादा क्या करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे। जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा हम क्या करने लगे, उत्पादन करने लगे। अब जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो भाई क्या होगा, अब एक्सचेंज किया जाएगा। तो सरप्लस जो था वो हमने एक दूसरे से एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया और हम आगे चौथी स्टेज के अंदर जो क्या हो गई, ट्रेड स्टेज हो गई। हमने व्यापार करना शुरू कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो व्यापार करना शुरू किया, तो व्यापार का जो माध्यम था शुरुआत में वो तो था क्या, बार्टर। बार्टर का मतलब जानते हो, आदान प्रदान। मैंने कहा कि मेरे पास पेन है, ये लो तुम पेन ले लो, मेरे को पेंसिल दे दो। तो मैंने पैसा नहीं लिया, मैंने पेंसिल ले ली। तो जैसे किसी का गेहूं है तो गेहूं व्हीट देके उसने राइस ले लिया बदले में, तो व्हीट और राइस का एक्सचेंज हो गया। तो शुरू में बार्टर सिस्टम चलता था, बाद में करेंसी, नोट और कॉइन आने लगे। तो बिजनेस का आज जो आप फॉर्म दिख रहे हैं वो एडवांस फॉर्म स्टार्ट हो गया। यहां तक आप लोग क्लियर हो गया कि ह्यूमन का सिविलाइजेशन कैसे हुआ है, मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, हमारे अंदर जो सुधार आए हैं वो किस किस तरह से आए हैं। 4 चरणों के अंदर है। रिपीट कर दो, बता दो पहली स्टेज कौन सी थी। अरे सामने देख के बताओ ना यार, पहली कौन सी थी, बोलो सारे लोग। यस, पहली थी हंटिंग। दूसरी कौन सी थी सर, दूसरी पशुपालन सर, पास्चुरल, बिल्कुल सही। तीसरी कौन सी थी सर, तीसरी वो जहां पे ह्यूमन का सेटलमेंट हो गया था, मनुष्य ने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया था। कौन सी थी बताओ। यस, इट वाज क्रॉप कल्चर। चौथी सर टेंशनों वाली थी सर, जब उसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिया ना सर, मोह माया के अंदर पड़ गया, फिर वो ट्रेड करने लग गया सर। उसी मोह माया के चक्कर में आप सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो हमें, और हम भी उसी मोह माया के चक्कर में सर आपकी क्लास ले रहे हैं ना। अब सारे उसी के अंदर है। क्यों? क्योंकि अब हम कहां पे हैं, अब हम ट्रेड स्टेज के अंदर हैं। चलिए, बात होती है खत्म एग्रीकल्चर की, क्योंकि पहला मेरा था लेक्चर तो मुझे देना था इंट्रोडक्शन, हो गया। अब शुरू करते हैं सीधा सीधा एग्रोनॉमी के साथ। और एग्रोनॉमी के अंदर भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को। उससे पहले एग्रोनॉमी को पढ़ लेते हैं क्या होता है। एग्रोनॉमी की बात करेंगे। व्हाट इज एग्रोनॉमी? एग्रोनॉमी जिसे सस्य विज्ञान कहा जाता है, जैसे आपने एग्रीकल्चर के लिए बोला कि एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया। एग्रीकल्चर कहां से लिया गया? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। लेकिन जब बात करते हैं कि इसकी एग्रोनॉमी की, जनरली आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जिनके अंत में कल्चर लगा होता है, कल्चर लगा होता है, वो लैटिन से होते हैं, पर सारे तो नहीं होते, कोई बात नहीं। एग्रोनॉमी की बात करेंगे, वो लैटिन से नहीं है। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा से लिया गया है? वो लिया ग्रीक भाषा से। एग्रोनॉमी जो है ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसके 2 शब्द है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से लिया गया। कौन कौन से? एक है एग्रोस और दूसरा है नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, नोमोस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। तो एग्रोस का मतलब हो गया फील्ड, नोमोस का मतलब हो गया मैनेजमेंट। मतलब फील्ड का मैनेजमेंट करना क्या है, वो एग्रोनॉमी हो गया। फील्ड का मैनेजमेंट करना क्या भाई लोगों? यस, वो हो गया एग्रोनॉमी, जहां पे आप फसलें लगाते हैं और फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रिंसिपल स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल जानते हैं, सिद्धांत जिसे कहा जाता है। जैसे अगर तुम्हारे घर में बुजुर्ग है, दादाजी दादी जी हैं, तो उनके सिद्धांत है कि जल्दी उठना है, कुल्ला करना है, ब्रश करना है, दातुन करना है, कुछ भी सिद्धांत हो सकते हैं। तो ऐसे ही एग्रोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया फसल उत्पादन के सिद्धांतों को हम यहां पे पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चरल साइंस डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये किससे डील करता है? प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस से, जो किससे जुड़ी हुई है? फसल उत्पादन से और भूमि प्रबंधन से। भूमि प्रबंधन क्यों? लैंड मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि इसका नाम ही मैनेजमेंट है ना यार, नोमोस का मतलब ही मैनेजमेंट है। तो क्रॉप प्रोडक्शन और सोइल या फिर लैंड मैनेजमेंट के रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर पूरा बढ़ा था जिसमें फसल उत्पादन और सारी की सारी एक्टिविटी आ गई थी। एग्रोनॉमी उसका एक पार्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को पढ़ रहे हैं। वो एक चीज क्या है? वो है क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रोनॉमी क्लियर हो गया सब लोगों को? समझ गए सारे क्या होता है एग्रोनॉमी? चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक को, जहां से पिछले कुछ सालों में 8 क्वेश्चन आए हैं। मैं 1 घंटे के अंदर आपको समझाऊंगा। अगर आपको लगे मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, रोक रोक के नोट्स बनाते रहिए। जितना मैंने पढ़ाया अभी तक इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। और पूरा पूरा मत लिखिए। एग्रीकल्चर फ्रॉम लैटिन वर्ड, एजर का मतलब सोइल है, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, इवोल्यूशन जो मैंने समझाया तो 4 नाम लिख लो, हंटिंग, पास्चुरल, क्रॉप कल्चर और ट्रेड। एग्रोनॉमी के लिए आगे लिख लो, ग्रीक वर्ड हो गया, एग्रोस का मतलब फील्ड हो गया, नोमोस का मतलब मैनेजमेंट। तो जितना पढ़ा देखो छोटे से फॉर्म में आपके नोट्स बन जाएंगे, और फिर जब रिवीजन करोगे तो आपको पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नोट से ही रिवाइज कर लेंगे। चलो
अब स्टार्ट करते हैं, किसको स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं, आप इस समय पे क्लास ले रहे हो मेरी, मैं आपको क्लासिफाई करना चाहूं तो कैसे करूं? जैसे मान लो मैंने लिंग यानी सेक्स के आधार पर क्लासिफाई कर लिया कौन मेल है और कौन फीमेल है, या फिर मैंने क्लासिफाई कैसे कर लिया, या फिर मैंने क्लासिफाई कर लिया कैसे, मैंने क्लासिफाई कर लिया आपको 21 साल बोल देता हूं, 21 साल से ऊपर वाले और 21 साल से नीचे वाले, या फिर मैंने क्लासिफाई कर लिया बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट जो है और जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन कैसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है अपने बेस क्या लिया है। ऐसे ही फसलों का क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग तरीकों से किया जाता है, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फसलों का क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है वो आ गया बेस्ड ऑन ओंटोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब क्या होता है? जीवन चक्र। जीवन चक्र जानते हो, जैसे हमारा जीवन चक्र स्टार्ट होता है एक छोटे बच्चे से। जिस दिन आप या मैं पैदा हुए होंगे हमारा जीवन चक्र स्टार्ट हुआ, हम बड़े हुए, ग्रेजुएशन करा, जॉब लग जाएंगे, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, बूढ़े होके मर गए। ये क्या था? ये हमारा सारा जीवन चक्र था। लेकिन प्लांट्स की जब बात करता हूं, प्लांट्स का जीवन चक्र कैसे होता है? देखिए प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स का जो जीवन चक्र होगा वो क्या होगा? वो सीड टू सीड स्टेज में चलेगा। सीड टू सीड मतलब सीड को डालोगे उसके ऊपर सीड बन जाएंगे। ये सीड टू सीड स्टेज जो होगी ये क्या होगा भैया? ये आपका हो जाएगा जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। तो बेस्ड ऑन ओंटोजेनी बोलेंगे, जीवन चक्र के आधार पर बोलेंगे तो फसलों को 3 भागों के अंदर, क्रॉप्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी बताने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा। मैं इन क्लासेस को 3 मीडियम के अंदर डिलीवर कर रहा हूं। 3 मीडियम, एक तो ये जो तुम देख रहे हो बाइलिंगुअल, लिखा गया इंग्लिश में, समझा रहा हूं हिंदी में। दूसरा मीडियम जहां लिखा जाएगा इंग्लिश में, समझाया भी जाएगा इंग्लिश में। तीसरा मीडियम जहां लिखा भी जाएगा हिंदी में, समझाया भी जाएगा हिंदी में। तो जिन लोगों को हिंदी समझ आ रही है ना, जीवन चक्र, बीज, ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं ना, तो आप एग्रीकल्चर बाय एसीसी वाले चैनल पे जाके यही वाली सारी क्लासेस हिंदी के अंदर भी ले सकते हैं। और यकीन मानिएगा अगर आप नॉर्थ इंडिया से है और आपने हिंदी पढ़ी है ना, तो आपको वो वाली क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे कुछ कुछ इंग्लिश शब्दों के अंदर अटक जाते हैं, लेकिन जिसने पढ़ी ही नहीं हिंदी, वो इंग्लिश ही पढ़ गया, तो वो यहीं पे रहे, आपको अच्छे से समझ आएगी। एंड इफ यू आर फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, सो यू कैन ऑल्सो वॉच माई अनदर क्लासेस विच आर बेस्ड ऑन इंग्लिश मीडियम। चलो, सो बेस्ड ऑन ओंटोजेनी हम बोल रहे थे। ओंटोजेनी यानी जीवन चक्र की बात करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो कॉमन फसलें। कॉमन फसलें मतलब जैसे आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, मस्टर्ड हो गया, इनको आप लोगों ने देखा हुआ है, देखा ना आप लोगों ने? यस। ये क्या होती है? एक सीजन के अंदर लगाते हो। जैसे अगर मैं राइस की बात करता हूं, व्हीट की बात करता हूं, राइस आता है खरीफ के अंदर, तो खरीफ में आप जून जुलाई के अंदर राइस को लगाते हो और अक्टूबर के अंदर क्या कर लेते हो? हार्वेस्ट कर लेते हो। सितंबर अक्टूबर के अंदर हार्वेस्ट कर लेते हो। उसके बाद रबी की बात करता हूं, रबी अक्टूबर नवंबर के अंदर सोइंग होती है और उसके बाद मार्च अप्रैल के अंदर उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो चल क्या रहा है भाई? कहानी 4 से 6 महीने के अंदर खत्म हो जा रही है। तो वो फसलें, वो क्रॉप्स जो एक सीजन या एक साल के अंदर अंदर, देखो एक सीजन भी तो एक साल के अंदर अंदर ही हो गया ना यार। अगर किसी फसल ने 5 महीने लिया तो एक सीजन, लेकिन वो एक साल के अंदर अंदर हो गया ना। तो वो फसलें जो अपना लाइफ साइकिल एक सीजन और विद इन 1 ईयर कंप्लीट कर लेती है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एनुअल क्रॉप्स। क्या बोलते हैं उनको? सब लोग बता दीजिए, फिर नहीं बोल रहे हो? यस, है ना, उनको बोलते हैं एनुअल क्रॉप्स। उसके बाद दूसरी फसलें जो क्या करती हैं, जो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करती है एक सीजन में और अगले साल जाके दोबारा वो क्या करती हैं? वो दोबारा जाके क्या करती हैं? वो सीड या फिर फ्लावर प्रोडक्शन करती हैं। ध्यान से समझना बात को। पहले सीजन के अंदर सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ को पूरा किया है और उसके बाद उसने क्या किया? अगले साल, अगले सीजन में जाके उसने क्या किया? उसने अपने फ्लावर और सीड प्रोडक्शन किया। अच्छा सर 2 साल ले लेती हैं? हाँ, तो ये क्या बन जाती हैं? ये बन जाती हैं बाय एनियल क्रॉप, द्विवार्षिक क्रॉप। 2 सालों के अंदर बड़ी होने वाली फसलें बन जाती हैं। सर एक डाउट है मुझे, सर ये पूरा साल जो ये पूरा सीजन खड़ी रहती है उसमें से सरवाइव कैसे करती हैं? तो मोस्टली इसके अंदर जो क्रॉप आती है ना, वो क्या करती हैं? वो अपने नीचे क्या करती हैं? फूड को स्टोर कर लेती हैं। कैसे करती है? एग्जाम्पल ले लीजिए, बाय एनियल की बात करूंगा तो बाय एनियल के अंदर सबसे कॉमन एग्जाम्पल ऑनियन, प्याज।
तो वैसे तो हम प्याज को प्याज के रूप में ही यूज करते हैं, तो हम उसे काट लेते हैं, बट अगर काटा नहीं गया तो प्लांट ने नीचे प्याज को बड़ा करके अपने लिए फूड स्टोर कर लिया है कि खड़े रहना पड़ेगा, अगर कंडीशन सही नहीं मिलेंगी तो वहां से वो क्या करता रहेगा, वो फूड लेता रहेगा, न्यूट्रिशन लेता रहेगा। तो भाई बायएनियल वो होती हैं जो एक सीजन में ग्रो होती हैं और अगले सीजन के अंदर जाके उनके ऊपर फ्लावर्स या फिर सीड आ जाते हैं, वो बायएनियल होगी। और जो सालों साल खड़ी रहती हैं वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी पेरेनियल क्रॉप्स। तो ये जो लिखा गया है ये मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अक्सर लिखना पसंद करता हूं पीपीटी में, क्योंकि समझाने से ही पेपर में आंसर नहीं होते, लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। बच्चा कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लेता है लेकिन वहां जाके फंस जाता है। आपने अगर पेपर दिया होगा मेंस का तो आप ये बात मानते हैं कि लैंग्वेज वहां जाके जब पढ़ते हो, वो कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आता था लेकिन उस लैंग्वेज के अंदर फंस गए। बोलो अगर पेपर दिया तो तुम्हारे साथ हुआ था ना, इसीलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज आपके सामने है, मैंने आपको समझा दिया है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। मैं आगे चलूंगा और बात करूंगा किसकी, एनुअल क्रॉप्स के एग्जांपल की। एनुअल क्रॉप्स के एग्जांपल की बात करूंगा तो एनुअल जो एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर रही है, उसके अंदर कौन आ सकता है, आपका राइस आ सकता है, मक्का यानी मेज आ सकता है, मस्टर्ड आ सकता है, सोरगम यानी ज्वार आ सकता है, आपका ग्लाइसिन मैक्स यानी सोयाबीन आ सकता है, सोयाबीन आ सकता है, काउपी यानी जिसे लोबी आप कह देते होंगे, चवड़ा आप कह देते होंगे, वो आ सकता है, या फिर यम यम जिसे रतालू या जिमीकंद कह देते हैं वो आ सकता है, स्वीट पोटैटो जिसे शक्करकंदी कह देते हैं वो आ सकता है, कॉटन कपास सारे लोग जानते ही हैं, टोमेटो इसके अंदर आ सकता है, वाटरमेलन तरबूज इसके अंदर आ सकता है, वीट यानी गेहूं इसके अंदर आ सकता है, लेट्यूस जिसे सलाद पत्ता कहा जाता है वो आ सकता है, पी जिसपे मेंडल साहब ने रिसर्च किया मतलब मटर इसके अंदर आ सकता है, मूंगफली यानी ग्राउंडनट आ सकती है, कसावा जिससे साबूदाना बनता है वो इसके अंदर आ सकता है, और ग्रीन वेजिटेबल मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां इसके अंदर आ सकती हैं। तो सामने सारे एग्जांपल आप समझ गए होंगे, जितने भी एग्जांपल लिखे गए हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, वो आपके हो गए एनुअल के, एक ही सीजन में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपका डाउट हो सकता है किसके साथ, इसके साथ डाउट हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी क्रॉप है जो एनुअल भी है और पेरेनियल भी है, कुछ कुछ ऐसी हैं जो बायएनियल भी है और पेरेनियल भी है। जैसे एग्जांपल दो मुझे, कोई ऐसी क्रॉप जानते हो जो बायएनियल भी है और पेरेनियल भी है, बताओ जरा चैट के अंदर। ये सब ठीक समझ रहे हैं, बायएनियल या पेरेनियल कहा जाएगा तो आंसर आएगा शुगर केन। गन्ना अगर खेत में लगाया जाए तो 1 से 1.5 साल के अंदर वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है, तो उसे बायएनियल कहा जाता है। लेकिन गन्ना अगर ध्यान से देखोगे तो उसकी पैडी से या फिर उसकी जो रटून कहा जाता है, अब काटने के बाद फिर से गन्ने को खड़ा कर लेते हैं, मतलब वो ग्रो हो जाता है। उस हिसाब से देखो तो गन्ना एक पेरिनियल फसल है। ऐसे टमाटर को अगर आप प्लांट को नहीं काटेंगे तो टमाटर जंगल के अंदर लगा तो सालों साल चलता रहता है, तो वो टमाटर अपने आप में क्या हो जाता है, पेरिनियल। लेकिन खेत में लगा दिया तो वो क्या हो जाता है, वो अपने आप में एनुअल है, एक सीजन के बाद हम उसे हटा देते हैं। तो बहुत सारी फसलें हैं जो एनुअल और पेरिनियल, और कुछ फसलें जो बायएनियल और पेरिनियल होती है। लेकिन आपको समझ कैसे रखनी है उसकी, आपको देखना है कि वो खेत में जब लगाया गया तब कैसा होता है। तो खेत में तो भैया तुम्हारा जो टमाटर है वो कैसा होगा, वो टमाटर अपने आप में एनुअल ही होगा। ठीक है, समझ गए, एनुअल समझ आ गया। एनुअल की बात चलते हैं, अब फोटोज देख लेते हैं। सभी आप सारे लोग जानते हो, लेट्यूस, कॉटन, टोमेटो, काउपी, उसे लेट्यूस नहीं कहा जाता एक्चुअली। मैं थोड़ा सही प्रोनाउंसिएशन बता देता हूं क्योंकि हम लोग सही प्रोनाउंसिएशन उतना कर नहीं पाते, इसे लेटस कहा जाता है, पर मैं लेटस बोलता तो आप अच्छे से ना समझते। लेटस अब समझ गए, लेट्यूस मत कहिए, इसे लेटस कह देते हैं। लेटस जो अपने आप में सलाद पत्ता होता है। फिर आपका मस्टर्ड आ गया, स्वीट पोटैटो यानी आपकी शकरकंदी आ गई है, मेज यानी मक्का आ गया। और वीट की फोटो गलत है क्योंकि ये वीट नहीं है, ये तो क्या है, ये तो ऑफकोर्स पैडी दिख रही है आपको, बट वीट आप सभी ने देखा हुआ है। आगे चलते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं किसी और चीज की। सर किसकी बात करोगे, जरा सामने देख के बताओ, ऐसा कुछ तुम लोगों ने देखा हुआ है क्या? सर लग नहीं रहा देखा हुआ है मैंने, है ना, क्योंकि आप पहला देखेंगे ना, वहां पे आप किसको देखेंगे, गोभी, पत्ता गोभी को देख सकते हैं। सर मैंने ऐसी पत्ता गोभी नहीं देखी, उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रखी है भाई। तो दूसरा देखो ना, दूसरी भी फ्लावरिंग हो रखी है, तीसरी भी फ्लावरिंग हो रखी है। अब ये कौन कौन सी फसलों की फ्लावरिंग है? ये उन फसलों की फ्लावरिंग है जो आपने देखी नहीं कभी।
क्यों नहीं देखी आपने? वो इसलिए नहीं देखी क्योंकि फ्लावरिंग जो वो अगले सीजन में, अगले साल में जाके होती है। ये बायनियल क्रॉप है। अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में बताइएगा, क्योंकि पहला तो मैंने आपको बता दिया, वो पत्ता गोभी की फ्लावरिंग है। दूसरा और तीसरा जो आपको इमेज के अंदर दिख रहा है, ये कौन सी फसल या फिर किसकी फ्लावरिंग यहां पे आई हुई है? अगर आपने देखा होगा तो प्लीज कमेंट्स के अंदर बताइएगा। पर आप समझ गए हो कि एक सीजन में लगा के नहीं काट लिया जाता है, इसलिए आपने ऐसी फ्लावरिंग नहीं देखी, क्योंकि ये अगले साल आती है तो सामान्यतः लोग इसे रखते ही नहीं है ना। तो ये मैं बात कर रहा हूं किनकी? मैं बात कर रहा हूं बायएनियल क्रॉप की, जो पहले साल के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ करके सेकेंड ईयर के अंदर क्या करती है? सेकेंड ईयर के अंदर अपनी वृद्धि करती है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बायएनियल वो है जो क्या करती है? पहले साल वेजिटेटिव ग्रोथ करके अगले सीजन में जाके अपने फ्लावर और सीड का प्रोडक्शन करती है। जैसे बीट रूट हो गया, बीट रूट जानते हो, चुकंदर जिसे कह दिया जाता है। कैबेज तो सब लोग जानते हो, कैरेट सबको पता है, ओनियन सबको पता है। उसके बाद शुगर केन सब लोग जानते हैं, शुगर बीट, शुगर बीट नहीं जानते हो आप लोग। शुगर बीट जो होता है, इसे शुगर बीट ही कहा जाता है। वो बीट रूट है, जैसे चुकंदर कहा जाता है। शुगर बीट जो है उससे क्या होता है? उससे चीनी बनती है। भारत में 90 से 95% जो चीनी है वो तो किससे बनती है? गन्ने से बनती है। बट थोड़ी मात्रा के अंदर जो चीनी है वो किससे बनाई जाती है? वो शुगर बीट से। आप सामने जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? ये बायएनियल क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। किसके हैं ये द्विवार्षिक, द्विवर्षीय फसलों के उदाहरण है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बायएनियल से आगे निकलता हूं तो बात कर लेता हूं पेरेनियल की, जो सालों साल खड़ी रहती हैं, जैसे नेपियर ग्रास, जिसे हाथी घास भी कहा जाता है, जो बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो नेपियर ग्रास हो गया, आपके नारियल यानी कोकोनट हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ये सालों साल चलते रहते हैं। इसलिए इन्हें क्या नाम दिया जाता है? इन्हें बहुवर्षीय फसलें यानी कि पेरेनियल क्रॉप्स माना जाता है। आगे चलेंगे, पर उससे पहले आपसे पूछ क्या लेंगे कि आपको यहां तक सब समझ आ गया होगा। क्या समझ आ गया होगा कि एनुअल क्या होता है, बायएनियल क्या होता है, पेरेनियल क्या होता है? अगर समझ आ गया होगा तो मैं जब ये बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं उनको असाइनमेंट देता हूं, जो आपको भी दूंगा। आप पूरा करना चाहे तो करिएगा, और आप जब पूरा करेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूरा करने के चक्कर में कितनी सारी एक्स्ट्रा बातें आपने और सीख ली। वो असाइनमेंट ये है कि अब आपको करना क्या है? अब आपको नोटबुक के ऊपर एक टेबल बनानी है। उस नोटबुक के पेज को 3 भागों के अंदर विभाजित कर लो, या 3 कैटेगरी जैसे मर्जी कर लो। ऐसे एक एनुअल आ गया, एक यहां बायनियल, यहां एक पेरेनियल आ गया। या फिर पहले एनुअल के सामने एग्जाम्पल लिख दो, फिर बायनियल के सामने लिख दो, फिर पेरेनियल के सामने लिख दो। आपको करना क्या है? आपको हर कैटेगरी के 10-10 एग्जाम्पल लिखने हैं। 5-5, 6-6 तो मैंने ही बता दिए हैं। एनुअल के अंदर तो काफी सारे बता दिए हैं, लेकिन जो बच गए हैं 5 अपनी तरफ से एटलीस्ट लिखना। तो 10-10-10 एग्जाम्पल लिखना, एनुअल, बायएनियल और पेरेनियल के। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने बायएनियल वाली कैटेगरी के अंदर 10 नाम ढूंढ के, माथा पच्ची करके ढूंढ लिए ना, आपका एग्रोनॉमी 100% जहां भी आएगा क्लियर हो जाएगा। बायएनियल के, पेरेनियल के ढूंढ लोगे, एनुअल के ढूंढ लोगे, बट बायएनियल में माथा मारना पड़ेगा कि कौन सी फसलें हैं जो पहले साल में वानस्पतिक वृद्धि करती हैं और दूसरे साल के अंदर फ्लावरिंग देती हैं। मैंने आपको देख लो 6 नाम तो बता दिए हैं, आपको 4 नाम और इकट्ठे करने हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप के क्लासिफिकेशन की, बेस्ड ऑन क्लाइमेट। किसके बेस पे? क्लाइमेट के बेस पे बोल रहे हैं। क्लाइमेट के बेस पे किस तरह की फसलें होती हैं, इसको समझने के लिए जरा इंडिया को देख लेते हैं। पहले आपने इंडिया देखा हुआ, चलो मैं आपको इंडिया में लेके चलता हूं। पहले तो लेके चलता हूं वो पहाड़ों के अंदर जहां पे आपने सुना है कि गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। तो देखिए सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों के बीचों बीच में से कौन निकलती है? गंगा निकलती है, जिस प्लेस का नाम गंगोत्री है। उत्तराखंड के अंदर यह पड़ता है। मैं उत्तराखंड नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको हिमालयन रेंज के अंदर ले जाना चाहता हूं, जहां पे उत्तराखंड आ गया, ऊपर देखेंगे तो हिमाचल आ गया, उसके ऊपर देखेंगे तो 2 यूनियन टेरिटरी आ गई। पहले जो राज्य था जम्मू कश्मीर, अब उसकी 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आ गया, नीचे हिमाचल वाला आ गया, उसके नीचे अब कौन सा आ गया? उत्तराखंड वाला। यहां पे पहाड़ है, यहां पे बर्फ जमी रहती है पहाड़ों पे, यहां पे हमेशा ठंड तो नहीं रहती, लेकिन यहां पे एरिया जो है ठंडा है। इससे कहा जाएगा टेम्परेट। क्या कहा जाएगा इसे? इसे टेम्परेट रीजन कहा जाएगा।
उसके बाद जरा नीचे आते हैं, नीचे कहाँ आते हैं, अब उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर थोड़ा नीचे की साइड उतरते हैं और चलते हैं कहाँ पे, पंजाब के पास, हरियाणा के पास, नीचे मध्य प्रदेश के पास, इधर बीच में उत्तर प्रदेश भी साथ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी क्लाइमेट है ना, वो बहुत ठंडी भी नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है। आप बोलेंगे सर गर्म तो बहुत है, मैंने इसलिए राजस्थान का नाम नहीं लिया, मुझे पता था आप कहोगे, मैंने राजस्थान का नाम नहीं लिया, और राजस्थान डेजर्ट है इसलिए ज्यादा गर्म है। बाकी जो एरिया देखेंगे वो कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म नहीं है, ये सब ट्रॉपिकल एरियाज है। कैसे हैं, सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है जहां पे ना ज्यादा गर्मी हो और ना ही ज्यादा सर्दी हो। उसके बाद जरा नीचे चलते हैं, सर नीचे कहां चलोगे, नीचे चलते हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, है ना, इन राज्यों के पास। तो ये जो नीचे है ना, ये कहां, ये समुद्र के आसपास है, देख पा रहे हो ना आप लोग, है ना। तो ये समुद्र के आसपास का जो एरिया है, यहां पे तापमान मतलब टेम्परेचर और साथ साथ आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ही ज्यादा बने रहते हैं। तो यहां गर्मी ज्यादा होती है, इस एरिया को कहा जाता है ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं इसे, ट्रॉपिकल। तो अब आपको समझ आ गया कि नीचे की साइड ट्रॉपिकल है, ऊपर सब ट्रॉपिकल है, और उसके ऊपर क्या है, टेम्परेट है। अब टेम्परेट के बिल्कुल टॉप पे जाओगे जहां हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, गर्मियां सर्दियां कभी भी हो, जहां हमेशा ही बर्फ, जब पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर चले जाओगे तो वो पोलार रीजन होता है, पोलर या पोलार रीजन उसे कहा जाता है। तो पोलर का मतलब क्या हो गया, जहां हमेशा बर्फ जमी हुई है, जहां पे झाड़ियां वाड़ियां उग पाती हैं, ज्यादा फसलें या फिर ट्रीज वहां पे नहीं होते हैं। तो आपको समझ आ गया कि ट्रॉपिकल क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है, टेम्परेट क्या होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको नाम याद करने हैं कहां पे क्या क्या होता है। मैं आपको इनके नोट्स भी दूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं एग्रोनॉमी पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा के ये ना करूं कि बच्चे को फिर से पढ़ना पड़े। मैं चाहूंगा कि मैं इस तरीके से करवा दूं कि अब एग्रोनॉमी दोबारा ना पढ़ना पड़े, खत्म हो गया। तो मैं नोट्स के अंदर सारे एग्जाम्पल दूंगा। यहां पे देखिए ट्रॉपिकल में आ गया राइस, शुगर केन, ज्वार और काउपी। सब ट्रॉपिकल के अंदर आ गया राइस और कॉटन। आप बोलोगे सर राइस तो आपने ऊपर लिख रखा, फिर आपने राइस नीचे लिख दिया। अच्छा ऐसा क्या, ये लो मैं शुगर केन भी नीचे लिख देता हूं। तो सर ये तो फिर आप गलत कर रहे हो, आप तो ऊपर भी लिख रहे हो नीचे भी लिख रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ फसलें एनुअल के साथ साथ पेरेनियल भी होती है, ऐसे कुछ फसलें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों होती हैं। उन्हीं में आ जाता है शुगर केन और आपका राइस। शुगर केन के लिए तो वैसे एविडेंस है कि शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल के अंदर ज्यादा अच्छा उत्पादन दे पाता है, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट उसे सूट करती है, लेकिन राइस के लिए नहीं है। राइस ट्रॉपिकल में भी ग्रो होता है, राइस सब ट्रॉपिकल के अंदर भी ग्रो होता है। शुगर केन को तो मैं एविडेंस दे सकता हूं। जैसे अगर आप शुगर केन बोलेंगे तो इंडिया में कौन सा स्टेट है जो शुगर केन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है? ऑफ कोर्स आप ठीक बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन कौन करता है? इट इज डन बाय उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की क्लाइमेट है कौन सी? सब ट्रॉपिकल। अब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को देखूंगा तो फिर तो भाई गन्ना सब ट्रॉपिकल है, लेकिन शुगर केन जहां ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, जहां पर हेक्टेयर ज्यादा प्रोडक्शन देगा, वही तो सूटेबल क्लाइमेट होगी ना। अब मुझे बताओ चैट के अंदर कि कौन सा स्टेट है जहां पे शुगर केन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है? ये सब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। शुगर केन की प्रोडक्टिविटी जो सबसे ज्यादा कहां पे है? इट्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है, ट्रॉपिकल है क्या? सब ट्रॉपिकल। अभी तो दिखाया था कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, ये सारे क्या, ये ट्रॉपिकल स्टेट है, ट्रॉपिकल एरियाज हैं। तो भाई गन्ना वहां पे ज्यादा उत्पादन दे रहा है प्रति हेक्टेयर के अंदर, मतलब गन्ना जो अपने आप में कैसा हो गया, ट्रॉपिकल। अब बात सबको समझ आ गई कि सर ग्रो तो किए जाते हैं तो मेजर हो गए। तो ऐसे ही राइस और शुगर केन ट्रॉपिकल भी है और राइस और शुगर केन सब ट्रॉपिकल में माना जाता है, लेकिन शुगर मोस्टली ट्रॉपिकल में ही होता है, राइस दोनों जगह पे होता है। और फिर सब राइस के साथ क्या है, कॉटन लिखा गया। टेम्परेट की बात करेंगे जो सर्दियों के अंदर होती हैं, जैसे खरीफ सीजन खत्म होता है तो सर्दियों वाली फसलें कौन सी होती हैं आपकी? वीट हो गया, बार्ले हो गया, ओट मतलब जई हो गया, ग्राम मतलब चना हो गया, पोटैटो तो सारे लोग जानते ही हो। जानते हो आलू फेवरेट है तुम्हारा? नहीं है, है क्या? क्योंकि जो हॉस्टल में रहा उनका तो पोटैटो फेवरेट हो नहीं सकता। भाई हॉस्टल वालों की तो जिंदगी खराब होगी आलू खा करके। ओ सर आलू का नाम मतलब चक्कर आ गया मुझे, है ना। हाँ भाई मैं भी पीजी में रहता था यार, मेरी आंटी पनीर के अंदर भी आलू डालती थी। मैं कहा आंटी पनीर में, मैंने मटर तो सुने थे, मटर पनीर तो खाया था, ये आलू पनीर पहली बार खा रहा हूँ। तो आंटी मुझे कहती बेटा हमारे यहाँ बनता है। मैं कहा यार तुम्हारा यहाँ अलग चल रहा है, हमारे यहाँ तो कोई बना नहीं है।
है ना। चलो एनी हाउ मजाक कर रहा था वो तो, बट पोटैटो की बात करेंगे वो भी कहाँ आएगा, टेम्परेट के अंदर आएगा। और फिर पोलार, पोलर या पोलार जो हो गया, पोलर के अंदर ज्यादा कुछ आता नहीं है। पोलर जहां पे बर्फ, अभी देखा था आप लोगों ने वो जो सबसे ऊपर की चोटी है जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, वो पोलर क्रॉप्स हो जाती है, तो वहां कुछ होता नहीं है। वहां पे पाइन ट्रीज और पास्चर ग्रासेस, पशुओं के चरने के लिए थोड़ी बहुत ग्रासेस हो सकती है, और पाइन ट्रीज होते हैं। पाइन ट्रीज देखिए आप लोगों ने, ये लो मैं दिखा देता हूं आपको, बर्फ के अंदर देखिए पाइन ट्रीज लगे हुए हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहां अक्सर लोग घूमने के लिए जाया करते हैं, जाके बर्फ को भाई साहब गोले बना बना के मारा करते हैं। लेकिन यहां पे ज्यादा वेजिटेशन नहीं हो पाती है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो लैंड है, जो धरती है, वो हमेशा आइस से कवर्ड रहती है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट आपने पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओंटोजेनी यानी कि लाइफ साइकिल के बेस पे पढ़ लिया। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन का मतलब क्या हो गया? ग्रोइंग सीजन का मतलब हो गया कि हम उसे किस सीजन के अंदर ग्रो करते हैं। तो आप जानते ही हैं, आपसे अगर कहूंगा मैं क्वेश्चन, मुझे आंसर दे दीजिए, इंडिया में कितने मेजर क्रॉप ग्रोइंग सीजन है? इंडिया के मुख्य सीजन, मुख्य ऋतुएं कितनी है? इंडिया में मेजर जो सीजन है, कमर्शियल जो सीजन है, वो कितने हैं? लाइव तो नहीं ऊपर जानता हूं, इतना पढ़ा लेता हूं कि मुझे पता है। फिर से 30% लोग लिख रहे हैं 3 3 3, देख लो तुम, 70% ने 2 लिखा है और 30% लोगों ने 3 लिखा हुआ है। मैंने बार बार रिपीट किया, मेजर, कमर्शियल, मुख्य, तो भाई 3 नहीं आएगा। सही उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा, बिकॉज टोटल सीजन कहता तो 3 आते हैं, है ना। टोटल सीजन बोलता तो 3 आते हैं, लेकिन अगर कहा जाएगा सीजन मेजर या मुख्य या कमर्शियल तो 2 ही आएंगे। कौन कौन से 2 आएंगे? एक आएगा खरीफ और एक आएगा रबी। सर खरीफ और रबी आएगा या रबी या खरीफ आएगा? भैया खरीफ और रबी आएगा। अब खरीफ और रबी की बात करेंगे तो इसलिए आएगा क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर या फिर एग्रीकल्चर ईयर, एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर क्या देते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर जो है ना, वो भी खरीफ सीजन के अंदर ही स्टार्ट होता है, खरीफ सीजन के साथ ही स्टार्ट होता है। इसलिए जब भी स्टार्टिंग करी जाती है, सबसे पहले किसको लिखा जाता है? खरीफ क्रॉप्स को लिखा जाता है। अब आप मुझे लिख के बताएंगे कि हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर कब से कब तक होता है। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो ऐसे मुझे बताइए एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर जो है वो कब से कब तक होता है। अब आप जो लिखने वाले हैं आप खुद मुझे बता देंगे कि सर ये जून जुलाई के आसपास का था, मई जून के आसपास का था, जिस टाइम पे सीजन आने वाला होता है। कौन से वाला? आपका खरीफ सीजन। खरीफ सीजन की बात करेंगे ना, को खरीफ सीजन को क्या बोला जाता है? खरीफ सीजन को रेनी सीजन भी कहा जाता है और खरीफ सीजन को मॉनसून सीजन भी कहा जाता है। 2 नाम है इसके, इसे रेनी भी कहते हैं, इसे मॉनसून भी कहते हैं। सर इसे रेनी या मॉनसून क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पे भारत के अंदर क्या आता है? इस टाइम पे भारत के अंदर मॉनसून आता है। सर कौन सा? साउथ वेस्ट मॉनसून। इंडिया में होने वाली 70 से 75 या फिर 70 से 80 कह दीजिए, मेजर जो रेनफॉल है वो इसी मॉनसून से होती है। कौन से? साउथ वेस्ट मॉनसून से। कौन से मॉनसून से होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून से। साउथ वेस्ट मॉनसून देखा है क्या? देखिए नीचे केरला से शुरू होता है ये, केरला आपके सामने, केरला आपको दिख रहा है। तो केरला से स्टार्ट होता है और केरला से स्टार्ट होकर ऊपर आता है, केरला को ये आता है। केरला के अंदर साउथ वेस्ट मॉनसून आता है 1 से 3 जून के आसपास। उसके बाद आप जहां से मेरी क्लास ले रहे हो आपके पास आता है वो 15 से लेके 30 जून के आसपास। तो सर केरला से पहले क्यों शुरू होता है? केरला से क्यों शुरू होता है? बिकॉज पानी भी तो वहीं से उठ रहा है ना, वहीं से पानी उठ रहा है, वहीं से बादल बन रहे हैं, वहीं से स्टार्टिंग होती है, इसीलिए केरला से सबसे पहले आता है ना। और उसके बाद हमारे राज्यों के अंदर 15 जून के बाद और लगभग 5 जुलाई से पहले पहले आ जाता है। मैं पंजाब के अंदर हूं, यहां पे मान के चलेंगे 1 जुलाई के आसपास आता है। आप उसे 30 जून कह दो या 2 जुलाई कह दो, लगभग वो जून एंड और जुलाई के स्टार्टिंग में आ जाता है। ये साउथ वेस्ट मॉनसून है और इसी के साथ भारत में जोरों शोरों से तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। किसकी? सर त्योहार। अरे त्योहार नहीं भाई, खरीफ की, सोइंग की। किसान के लिए त्योहार तो उसके भाई क्या होते हैं? सीजन ही होते हैं ना यार। तो किसान सोइंग करना या फिर ट्रांसप्लांटिंग करना शुरू कर देता है। तो खरीफ की बात करें, खरीफ की मुख्य फसल जो है वो कौन सी है? वो पैडी यानी कि राइस है। तो राइस की ट्रांसप्लांटिंग जो है वो 15 जून के आसपास स्टार्ट हो जाती है। बाकी डिपेंड करता है वैरायटी कौन सी है, शॉर्ट ड्यूरेशन है कि लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो अलग अलग क्या होता है टाइम। लेकिन जून से जुलाई जो है वो क्या माना जाता है? वो सोइंग टाइम माना जाता है। किसका? आपके खरीफ का।
सामान्यतः फसलें जो 4 से 5 महीने लेके जाती हैं। अब जून से शुरू किया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस कर दो खत्म, 5 महीने हो गए, है ना। तो अक्टूबर तक का समय होगा किसका? अक्टूबर तक का समय होगा आपके खरीफ सीजन का। सितंबर अक्टूबर में जाके खरीफ सीजन की कटाई यानी हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे सितंबर अक्टूबर के अंदर हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है किसकी? आपके खरीफ सीजन की। तो साथ ही साथ आपका जो अक्टूबर नवंबर आ जाता है, अक्टूबर नवंबर के अंदर क्या हो जाता है? अक्टूबर नवंबर के अंदर आपकी सोइंग स्टार्ट हो जाती है। कौन से? आपके रबी सीजन की। तो अक्टूबर नवंबर के अंदर रबी की सोइंग स्टार्ट हो गई है। और सितंबर अक्टूबर के अंदर क्या हो गया है? आपका जो खरीफ है उसकी हार्वेस्टिंग हो गई है। रबी की सोइंग होती है उधर, और उधर के खरीफ की हार्वेस्टिंग होती है। खरीफ की हार्वेस्टिंग हो गई कब? सितंबर अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर नवंबर में क्या हो गया? आपकी रबी की सोइंग हो गई। चलिए, अब रबी की सोइंग हुई कब? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर के नवंबर आ गया, दिसंबर आया, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च आया। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो होती हैं वो तो फरवरी से मार्च में हार्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जैसे आपकी वीट हो गई, वो मार्च से अप्रैल के अंदर हार्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या होगा? मार्च अप्रैल के अंदर हार्वेस्टिंग टाइम आ जाए किसका? रबी का। रबी का जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो आता है मार्च अप्रैल के अंदर। रबी की जो क्रॉप्स हैं वो मार्च अप्रैल के अंदर क्या हो जाती हैं? हार्वेस्ट हो जाती हैं। हमारे किसान के पास पैसा नहीं होता, और जब वो हार्वेस्टिंग करके फसलों को बेचता है ना, तो उसके घर के अंदर पैसा आता है, खुशियां आती हैं। इन्हीं खुशियों को मनाने के लिए एक त्योहार है जिसे हम 13 या फिर 14 अप्रैल को मनाते हैं। 13 या 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। उस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का नाम बताइए मुझे। ये सब सही लिख रहे हैं। उस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को कहा जाता है क्या? इट इज वैसाखी। क्या कहा जाता है इसे वैसाखी कहा जाता है। तो कब आती है वो? जब हम रबी की हार्वेस्टिंग करके फ्री हो जाते हैं तब वो त्योहार मनाया जाता है। अब रबी की जब हार्वेस्टिंग होती है ना, रबी की हार्वेस्टिंग होने के बाद क्या हो जाता है? उसके बाद सीजन शुरू हो जाता है जायद, जिसे हमने शुरुआत में ही कहा था वो मेजर सीजन नहीं है, वो कमर्शियल सीजन नहीं है, ज्यादा मुख्य सीजन उसे नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जायद के अंदर ज्यादा कुछ ग्रो नहीं होता। आप कोई भी एक कमर्शियल क्रॉप का एग्जांपल लेके देखो माइंड में, सर मस्टर्ड, सर ग्राउंडनट, सर कॉटन, सर टोबैको, सर व्हीट, सर कॉटन, कुछ भी कही जाइए, है ना। जो भी नाम आप ले रहे हो ना, या तो खरीफ है या फिर रबी है। जायद में क्या आएगा? जायद के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आएंगे जो सीजनल होंगे। सीजनल वेजिटेबल जायद के अंदर ग्रो होती है। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि वो आप सब लोगों की फेवरेट क्रॉप्स हैं, फेवरेट वेजिटेबल है जो जायद के अंदर ग्रो होती है। पता है कौन सी? भाई साहब, लौकी, टिंडा, तोरई, कद्दू, इतनी फेवरेट है ना मेरी तो भाई साहब, घर में बन जाए ना मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। ठीक है ना। तो होता क्या है, ये जो हमारी जायद, चलो ये तो मजाक कर रहा था ऐसे हंसाने के लिए, जायद के अंदर क्या होता है? सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं और कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए जायद को उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना था जितना खरीफ और रबी को माना जाता है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि खरीफ सीजन जो है, खरीफ को रेनी सीजन या फिर खरीफ को मॉनसून सीजन कहा जाता है। उसी तरह से अगर बोलेंगे किसकी बात करेंगे? रबी की, तो रबी की बात की जाएगी तो रबी को विंटर सीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रबी की जो सोइंग है वो कब हो रही है? वो हो रही है आपकी अक्टूबर नवंबर के अंदर। उस टाइम पे सर्दी है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? विंटर क्रॉप कहा जाता है। अगर वाटर की बात करेंगे तो हमारा जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक तो इस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और एक इसी टाइम पे जो विंड वेलोसिटी है, जो हवा की गति है, वो भी क्या होती है? ज्यादा। आप देखेंगे जो आंधी तूफान आते हैं, जो तेज तेज हवाएं चलती है, वो भी इसी सीजन के अंदर चल रही होती है। आपको लगेगा सर टेम्परेचर वाली बात तो समझ आ गई कि टेम्परेचर ज्यादा है तो फसलों की जल मांग, जो फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। लेकिन सर ये विंड वेलोसिटी वाला आपने क्या बोल दिया? विंड वेलोसिटी की बात करेंगे बच्चों, तो विंड वेलोसिटी जो तेज होती है, देखिए सामने स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं, अगर तेज हवा चल रही है और पौधे नीचे गिर रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, तेज हवा अगर चल रही है और पौधे नीचे गिर रहे हैं, या फिर नीचे मत गिराओ, ऐसे ही समझ लो कि तेज हवा चली है फसलों के ऊपर से, तो क्या होगा? जो पत्तियों के ऊपर पानी है ना, उसको जल्दी से अवशोषित, जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब हवा धीरे चलेगी ना तो कम पानी एब्जॉर्ब करेगी, और जब कम पानी एब्जॉर्ब करेगी तो पानी की आवश्यकता भी कम हो जाएगी, पानी की नीड भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए खरीफ के अंदर टेम्परेचर और विंड वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण खरीफ क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा और रबी की वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है? कम होती है।
अब सामने लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण की बात करेंगे खरीफ और रबी के अंदर जो उदाहरण आते हैं इसे आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये तो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे तो मैं हिंदी में बता दूंगा। खरीफ की बात करेंगे तो उसमें क्या आ गया आपका, पैडी आ गया, मेज यानी मक्का आ गया, जवार सब लोग जानते हैं, बाजरा जिसे पर्ल मिलेट कहा जाता है, तुर सारे लोग जानते हैं, मूंग भी सबको पता है, सबने खाया भी होगा, उड़द भी जानते हो, कॉटन, उसके बाद जूट आ गया, ग्राउंडनट आ गया, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी आ गया, कैस्टर जिसे अरंडी कहा जाता है, सोयाबीन आ गया, सन हेम्प आ गया, तिल यानी सेसमम आ गया, और सोयाबीन दोबारा रिपीट हो गया, है ना। तो ये सारी की सारी क्या है, ये हमारी खरीफ क्रॉप्स है। ये कौन सी है भाई लोगों, ये हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं जो खरीफ सीजन में ग्रो होती हैं। रबी की बात करेंगे तो रबी के अंदर तंबाकू यानी टोबैको आ गया, बरसीम आ गया, शुगर केन। बरसीम आ गया तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बीएल भाई साहब से। सर ये बीएल भाई साहब कौन है, ये बाद में बताएंगे, पहले मुझे बताओ किंग ऑफ फोडर किसे कहा जाता है। फसलों का नहीं सॉरी, चारों का राजा, चारे वाली फसलों का राजा यानी किंग ऑफ फोडर किसे कहा जाता है, जल्दी से लिखिए। किंग ऑफ फोडर की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स आप ठीक बोल रहे हैं, किंग ऑफ फोडर कहा जाता है बरसीम को। अब भाई देखो किंग की बात करें, किंग अगर बरसीम है तो कोई किंग की क्वीन तो वो क्वीन भी होगी, किंग अकेला तो रहेगा नहीं, क्वीन अकेली रह सकती है, किंग अकेला नहीं रहता है। इस बात को तुम भी समझ सकते हो, है ना। लड़कियां रह जाएंगी, लड़के नहीं रहेंगे भाई। लड़के लगे हुए कॉलेज के अंदर, पढ़ाई करते नहीं, पीछे भागते रहेंगे, बाद में सप्ली आ जाएगी, घर वालों को पता चलेगा, फिर जूते मार के सारी आशिकी उतार देंगे, है ना। तो किंग कहते हैं अकेला रहता नहीं, पर किंग जूते खा के अकेला रह जाता है। चलो कोई बात नहीं, तो ऐसे मजाक कर रहा हूं। सो किंग की बात करें, किंग कौन है, किंग है आपका बरसीम। क्वीन की बात करें, क्वीन कौन होती है भाई, फोडर की क्वीन बताइए। क्वीन जो होती है, क्वीन ऑफ फोडर कहा जाता है लूसन को। मैंने इसलिए बीएल लिखा भाई, बी का मतलब क्या हो गया, बरसीम। बरसीम कौन है, किंग, और किंग की क्वीन कौन होगी भैया, वो हो गई लूसन। तो बरसीम हो गया आपका किंग और लूसन होगी आपकी कौन सी, वो होगी क्वीन। बाकी बीएल बीएल याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो, उतनी क्षमता रखो कि छोटी मोटी ट्रिक्स ना बनानी पड़े। बरसीम को किंग कहा गया, लूसन क्वीन कहा गया, बात खत्म होगी, आगे चलते हैं। टोबैको हो गया, बरसीम हो गया, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, बार्ले है, पी ग्राम, ग्राम मतलब चना हो गया, पी मतलब मटर हो गया, सेफ्लावर, सेफ्लावर मतलब कुसुम हो गया, और मस्टर्ड यानी सरसों। ये सारे क्या हैं, ये रबी क्रॉप्स के एग्जांपल है। और जायद में आपका तरबूज यानी वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, फिर क्यूक्यूम्बर हो गए, वेजिटेबल्स होगी, और आपकी चारे वाली फसल यानी फोडर क्रॉप्स हो गई। ये एग्जांपल हो गए किसके, जायद क्रॉप्स के। अब आप समझ गए होंगे खरीफ क्या होता है, जायद क्या, खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है, और जायद क्या होता है। एक क्वेश्चन मेरा पेंडिंग रहा, मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि खरीफ से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर स्टार्ट होता है, और एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर पूरा लिखना, एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर और सामने लिखना कब से कब तक होता है। मैं चलता हूं आगे और बात करता हूं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड या फिर वाटर, कैसे उसे ग्रो किया जाता है, या फिर वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करता हूं तो उस केस में क्या होता है, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए एक तो होती है रेन फेड, बहुत सिंपल है, चीजें इतनी आसान है ना, मुझे लगता है एग्रोनॉमी आपको समझाना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि आप बच्चे एग्रोनॉमी को इमेजिन कर लेते हो ना, आपने देखा हुआ है सब कुछ। सो जब रेन फेड की बात करते हैं, रेन फेड क्या होता है, रेन फेड होता है रेनफॉल फीडिंग। क्या होता है बच्चों, वो होता है रेनफॉल फीडिंग। तो वो फसलें जिनकी फीडिंग, फीडिंग मतलब उनको पानी जहां से मिलता है वो क्या है, रेनफॉल। तो रेनफॉल से रेन आ गया, फीडिंग से फेड आ गया। तो रेन फेड क्रॉप वो जो वर्षा आधारित फसलें होती हैं, जो बिना सिंचाई के वर्षा के पानी से होते हैं, वर्षा के पानी से ग्रो की जाती हैं, या फिर वो एरिया जहां पे पानी नहीं है, सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, वो अपने आप में रेन्ड या फिर रेन फेड एरिया हो जाएगा। जैसे जवार हुआ, बाजरा हुआ, मूंग हुआ, ये अपने आप में रेन फेड क्रॉप्स हैं। ये बिना पानी के, ओनली बारिश के पानी से ही ग्रो हो जाती हैं, इसे रेन फेड कहा जाता है। उसके बाद आती हैं जो सिंचाई से ही ग्रो हो पाती हैं, वो पानी से नहीं हो रही हैं, मतलब वर्षा के पानी से, बारिश के पानी से नहीं हो रही है, सिंचाई देनी ही पड़ती है। या फिर सिंचाई देनी नहीं तो वो कह देंगे वो एरिया जहां पे क्या है, इंडिया में इरिगेशन अवेलेबल है, वो क्या हो गया, इरिगेटेड एरिया। इसका सिंपल सा आंसर समझाने के लिए, इसको समझाने के पंजाब और हरियाणा की बात करूंगा। मैं हूं गंगानगर राजस्थान से, जो बिल्कुल बॉर्डर पे आता है। बॉर्डर किसका, राजस्थान और पंजाब का। तो गंगानगर से आधा घंटा क्यों यार, गंगानगर से हमारे एक टाउन प्लेस आता है साधुवाली, है ना, जो गंगानगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर है। तो 15 मिनट आगे जाते ही क्या हो जाता है भाई साहब, पंजाब शुरू हो जाता है। ठीक है,
अब राजस्थान के अंदर पैडी यानी राइस नहीं होता, बट पंजाब के अंदर चोना है ना, यानी कि राइस की कल्टीवेशन होती है पंजाब में। अब क्यों होती है? बिकॉज राजस्थान में इरिगेशन के उतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वहां रेन फेड एरिया ज्यादा है। पंजाब तो आप सारे लोग जानते हो कि परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा इरिगेशन है किसके पास? पंजाब के पास अवेलेबल है। तो पंजाब अपने आप में क्या हो जाता है? पंजाब में अपने इरिगेटेड एरिया हो जाता है। अब आपको समझ आ गया कि इरिगेटेड क्या हो गया। इरिगेटेड में चिली आ गया, शुगर केन आ गया, बनाना आ गया, पपाया आ गया, राइस आ गया। ये सारी जो फसलें ये क्या है? ये इरिगेटेड है। इसीलिए पंजाब में राइस ग्रो होता है, राजस्थान में राइस होता ही नहीं है। क्यों? राजस्थान में मोस्टली एरिया रेन फेड है और पंजाब में तो 99% एरिया क्या है? इरिगेटेड है। पंजाब की बात तो कर ली। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के अंदर अगर बोलेंगे तो लगभग 49%, पहले 48 था, बढ़ चुका है, लगभग 49% जो राजस्थानी सॉरी जो इंडिया का एरिया है वो इरिगेटेड है। और 51% एरिया आज भी जो इंडिया का है वो क्या है? वो अनइरिगेटेड एरिया है। मतलब आज भी हमारे पास सारी फसलों के लिए तो पानी नहीं है, सारे एरिया में पानी नहीं है। तो 51% अनइरिगेटेड है और 49% क्या है? वो इरिगेटेड है। आपने इरिगेटेड के नाम पे पहले 68 मिलियन हेक्टेयर पड़ा होगा, अब थोड़ा सा बढ़ चुका है, 69 के आसपास चला गया है। अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कौन सी स्कीम है जिसने ये इरिगेशन का एरिया बढ़ाया है? किस स्कीम के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप का विजन लिया गया कि बूंद बूंद से ज्यादा हम क्या कर सके? प्रोडक्शन ले सके। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप उसका एजेंडा है। मैं कौन सी स्कीम की बात कर रहा हूं मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है कि भाई उस फसल को किसके लिए लगाया जा रहा है? क्या वो कैश क्रॉप है कि फूड क्रॉप है? जैसे दालें वाले हम लोग खा जाते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? जो सीरियल्स अनाज है हम खा जाते हैं, मिलेट्स हम खा जाते हैं। इनकी चर्चा मैं अगले लेक्चर के अंदर करूंगा। इनको हम खा जाते हैं। तो जिनको आप खा रहे हो वो तो फूड क्रॉप हो गई, लेकिन जिनको सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए लगाया जाता है, पैसा प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कैश क्रॉप कहा जाता है। मैं कैश क्रॉप को समझाने के लिए एक आपको मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, उसके बाद आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा। आपका कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो जाएगा और आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। वो जो मार्केटिंग का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या है? वो है आपका कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस के साथ आपको जो मेन कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं वो कौन सा है? प्रोड्यूसर सरप्लस। आप बोलेंगे सर आपने 2 लिख दिए। हाँ मैंने 2 लिख दिए, मुझे पता है। जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो आपको समझना पड़ेगा प्रोड्यूसर सरप्लस का, इसको समझने के लिए। तो पहले प्रोड्यूसर सरप्लस समझते हैं। वो मैंने साथ में इसलिए लिख दिया क्योंकि आपने ये भी पढ़ रखा है, तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन आएगी यार प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस में क्या फर्क होता है। प्रोड्यूसर वो होता है जो पैदा करता है, जो उत्पादन करता है। कंज्यूमर वो जो खाता है, जो यूज करता है ना। तो पहले प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद उसके पास जो बच जाता है वो सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसी को प्रोड्यूसर सरप्लस कहा जाता है। समझने के लिए बोल देते हैं, मान लो मैंने इस साल क्या किया? मैंने इस साल 100 क्विंटल वीट, 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। मुझे मेरी फैमिली के लिए कितना वीट चाहिए? 20 क्विंटल वीट चाहिए। तो मुझे बताओ जरा, अगर मैंने 100 क्विंटल वीट का उत्पादन किया है और 20 मुझे मेरे लिए चाहिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना बच गया? सर आपके पास एक्स्ट्रा बच गया 80 क्विंटल। बिल्कुल सही। अगर जो 80 क्विंटल बच गया वो मेरा क्या हो गया? वो मेरा हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या हो गया? प्रोड्यूसर सरप्लस। अब क्या आप मुझे बताओगे, अगर मैंने खेत के अंदर क्या ग्रो कर लिया? मैंने कॉटन को ग्रो कर लिया, या फिर कॉटन के साथ मैंने टोबैको को ग्रो कर लिया, या मैंने शुगर केन को ग्रो कर लिया, तो मेरे पास कितना एक्स्ट्रा बचेगा? अरे सर कॉटन, शुगर केन, टोबैको, सर ये आप सारा का सारा मार्केट में बेचोगे सर, घर पे तो रखना नहीं होता इसे। तो सर यहाँ तो 100% एक्स्ट्रा ही होगा। गेहूं तो आपने घर में यूज कर लिया, लेकिन टोबैको तो करोगे नहीं, बीड़ियां तो पियोगे नहीं, है ना। तो आप सर सारा का सारा मार्केट में बेच दोगे। तो सर ये जो फसलें आप बता रहे हो ना, कॉटन हुआ, टोबैको हुआ, शुगर केन हुआ, यहाँ पे सर जो सरप्लस होगा वो कितना होगा? वो 100% होगा, 100% होगा। तो याद रखिएगा, वो फसलें जिनमें प्रोड्यूसर सरप्लस, वो फसलें जिनमें प्रोड्यूसर सरप्लस 100% होता है, वो क्या होती है? कैश क्रॉप।
अब आपको बात अगर समझ आई है प्रोड्यूसर सरप्लस वाली, तो मैंने ये बोला जो किसान प्रोड्यूस करता है और फिर उसे बेच देता है ना, तो जो उसने सिर्फ बेचने के लिए ही लगाया था, जहां पे प्रोड्यूसर सरप्लस 100% था, जहां पे सारा का सारा बाहर बेच दिया गया, तो वो क्या हो गया भैया, वो कैश क्रॉप हो गई, जिसे खाने के लिए लगाया गया वो क्या हो गई, वो आपकी हो गई फूड क्रॉप। कंज्यूमर सरप्लस बचा हुआ है, मैं आगे पढ़ाता हूं, पर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो सामने आ गई कैश क्रॉप। कैश क्रॉप जिनको सिर्फ बेचने के लिए ही लगाया जाता है, जैसे कोकोआ आ गई, कोकोआ जिससे कोकोआ बटर मिलता है और उससे चॉकलेट बनती है, वो सिर्फ बेचने के लिए ग्रो की जाती है। कॉफी हो गई, कॉटन हो गया, गन्ना यानी शुगर केन हो गया, चाय हो गई, ये सारी की सारी कैसी क्रॉप है भाई साहब, ये आपकी कैश क्रॉप है। बच्चों ये कौन सी क्रॉप है, ये आपकी कैश क्रॉप है। इनको सिर्फ और सिर्फ लगाया जाता है पैसा कमाने के लिए, तो ये सारी की सारी मार्केट में बेच दी जाएंगी। मतलब यहां पे जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो कितना होगा, 100%, तो उनको कैश क्रॉप कहेंगे। फूड क्रॉप की बात करेंगे तो जो तुम लोग खा जाते हो, है ना, जो हम लोग खा जाते हैं, वो सारी की सारी क्या है, वो आपकी फूड क्रॉप्स हो गई। यहां पे आप फोटो भी देख सकते हैं और फोटो जरूर देखा करो। लेक्चर मेरा 1 घंटे का है, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको लगेगा मे बी ये बंदा झूठ बोल रहा है। लगभग अगर मैं कैलकुलेट करूं ना, इस पीपीटी के ऊपर, ओनली इस पीपीटी के ऊपर हमारे 17 से 18 घंटे लगे हुए हैं। 2 लोगों ने इस पे काम किया, एक मैं और एक पर्सन और जो हमारे कंटेंट के लिए काम करते हैं। 17 से 18 घंटे मैंने इस पे काम किया। क्यों काम किया, सोच सोच के कि बच्चे को कहां पे क्या चाहिए वो लगा के दो, कहां पे हिंदी शब्द बोलना है वो बोल दो, कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सामने देख लीजिए सारी की सारी आपकी क्या हो गई, ये आपकी फूड क्रॉप्स हो गई। अब आगे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ रखा है, वो बता देता हूं। वो कौन सा छोड़ रखा है, वो मैंने छोड़ रखा है आपका कंज्यूमर सरप्लस का। तो प्रोड्यूसर सरप्लस तो वो होता है जितना वो उत्पादन, जितना वो प्रोडक्शन करता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्या होता है, वो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। और जब कंज्यूमर सरप्लस की बात करेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, वो सिंपल, मान लो मैं ये पेन लेने गया, मुझे लगा ये पेन यार ना जो है ये 100 रुपए का होगा, और उसने मुझे 50 रुपए के अंदर दिया, तो जो 50 मेरे पास बच गया वो मेरा क्या है, सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस होता है जो कंज्यूमर पे करने वाला होता है या पे करना चाहता है और जितना उसे एक्चुअली पे करना पड़ता है, तो जो बच जाता है उसके पास, उसे कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। इसे अपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल एग्रोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं क्रॉप्स का, जहां से प्रीवियस एग्जाम के अंदर 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट पे चलते हैं, फिर आज का सेशन खत्म करेंगे और बचा हुआ जो है वो अगले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमारे पास कौन आ गया, ये आ गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कोटिलिडोन्स। कोटिलिडोन मतलब बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। आपने कोई ऐसी फसल देखी है जिसको बीच में से तोड़ दो तो वो 2 हो जाती है? हाँ सर, चना सर, एक दिन चना ऐसे से खा रहा था और वो दो टुकड़े हो गए थे। मुझे पता आप लोग जानते हैं ये बातें। तो बहुत सारी फसलें आपने देखी हैं जो बीच में से 2 टुकड़ों के अंदर विभाजित नहीं होती, और बहुत सारी हैं जो बीच में से 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं वो कौन सी होती है, वो होती हैं डाइकोट, या फिर जिन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है, या फिर जिन्हें डाइकोटिलिडोन्स कह दिया जाता है। मोनोकोट जो डिवाइड, जैसे ऑल सीरियल्स और मिलेट्स। वीट देखा है तुम लोगों ने, वीट को बराबर डिवाइड कर लोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो वीट जितने भी सीरियल्स और जितनी मिलेट्स हैं, मैं सीरियल्स और मिलेट्स अगले लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा, पर सारी सीरियल्स और सारे मिलेट्स क्या हो गए, मोनोकोट हो गए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उसके बाद डाइकोट या फिर डाइकोटिलिडोन में सारी लेग्यूम और पल्सेस आ गई। सर लेग्यूम और पल्सेस, इनमें क्या फर्क होता है? सर लेग्यूम और पल्सेस तो सेम बात है ना 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 ना। लेग्यूम ओवरऑल कैटेगरी है, ओवरऑल को लेग्यूम कहा जाता है, और जब इनको 2 पार्ट में तोड़ा जाता है तब उन्हें दालें कहा जाता है, पल्सेस कहा जाता है। ना विश्वास है तो शाम को देख लेना, मम्मी जो दाल बना रही होगी वो 2 भागों के अंदर विभाजित होगी। साबुत खा रहे हो, पूरा खा रहे हो तो उसका नाम अलग होगा, जब तोड़ के खा रहे हो तो अलग नाम होगा। तो लेग्यूम और जो पल्सेस है वो डाइकोट है, सीरियल्स और मिलेट्स क्या हो गए, वो आपके मोनोकोट हो गए। मैं नोट्स के अंदर आपको एग्जाम्पल दे दूंगा सारे के सारे कौन कौन से होते हैं। यहां पे आज के लिए रुक जाएंगे क्योंकि हमारा 1 घंटा हो गया है, बट जाने से पहले बताना चाहूंगा ये वाला पार्ट अगले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करूंगा, और उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज। इकोनॉमिक यूज के बेस पे कौन कौन से क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, और साथ ही साथ अगले सेशन के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा वो 8 क्वेश्चन
जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। मैंने कहा ना कि 17 से 18 घंटे लगे हैं, इसीलिए लगा कि पिछले 5 सालों के 3 पेपर आरआरबी, एसओ, नाबार्ड, एआरडी और एएफओ उठाने पड़े। 15 तो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने पढ़े कि कहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, फिर उसकी पीपीटी बनाई, फिर इमेजेस ऐड करी, फिर बहुत सारा कंटेंट जो रेलेवेंट था वो आपके लिए पीपीटी के अंदर रख दिया कि बच्चा कॉन्सेप्ट क्लास में समझ ले और रिवीजन करने के लिए पीपीटी से पढ़ ले। ये वाली पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल चुकी है, आप वहां पे जाके इसे ले सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने वहां पे शेयर कर दी है। और उसके साथ साथ जो सबसे मेजर बात है आज के सेशन की वो क्या है, वो ये कि मैं जितने भी ये सेशन लेने वाला एग्रोनॉमी के 15 से 20 सेशन, मुझे नहीं पता कितने होंगे, 15 से 20 सेशन लेने वाला हूं। एक एक घंटे के 15 से 20 घंटों के एग्रोनॉमी कवर करने वाला हूं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ईयरफोन लगाए थे, दीवार की साइड मुंह कर रखा था, 1 घंटे से मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको 90% से ऊपर समझ आया। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि मैं आपको कितना समझा पाया। मैं आपको 90 और 100 नहीं, मैं आपको 101% समझाना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको वो दूंगा जो आज तक तो इंडिया में किसी ने नहीं दिया। कोई माइका लाला जाए करके दिखा दे, कॉपी करके कर लेगा तो अलग बात है, वरना आज तक ऐसा इंडिया में किया नहीं गया। मैं आपको हर लेक्चर के बेस पे क्या करूंगा, मैं क्विज दूंगा बेस्ड ऑन इमेजेस। जो मैंने लेक्चर के अंदर पढ़ाया ना, उससे जुड़ी हुई फोटोज को लगा के 10 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा हमारे मेन टेलीग्राम चैनल पे। और उसके बाद उन 10 क्वेश्चन के बाद नॉर्मल क्विज बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, जो ये वाले होंगे। यहां पे मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा और एएफओ फोकस्ड हूं तो ये जो 20 क्वेश्चन क्विज होगी, यहां पे आपको 5 ऑप्शन दूंगा और एकदम लेवल के क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। इनमें से भी कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए दिखाऊंगा आपको मैं। तो पहले क्विज दूंगा जो इमेजेस के साथ होगी, ताकि आप देख के अपने दिमाग के अंदर रख पाए चीजों को। फिर क्विज दूंगा 20 क्वेश्चन, यानी हर लेक्चर के साथ साथ आपको 30 क्वेश्चन मैं देता जाऊंगा, 10 क्विज के फॉर्म में और दूसरे 20 जो है नॉर्मल फॉर्म में। ये कब मिलेंगे आपको, ये क्लास जो है ये लाइव होगी 5 सितंबर 2022, क्योंकि मैंने ये शुरू किया है इसे 5 सितंबर से 5 सितंबर से। तो 5 सितंबर को रात को 9 बजे क्विज लाइव हो जाएगी हमारे मेन टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एग्री कोचिंग चंडीगढ़। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे होंगे ना, तो उस चैनल पे जाके बैक डेट के अंदर जाइए 5 सितंबर के अंदर, और 5 सितंबर में जाके क्विज जरूर अटेम्प्ट करना। अब लास्ट बात करता हूं कि लेक्चर तो मैंने करवा दिया, क्विज में रात को 9 बजे दे दूंगा। सर नोट्स अगर दे दो ना तो मजा ही आ जाए, फिर तो एग्रोनॉमी सर कहीं और से पढ़नी नहीं पड़ेगी, ना किसी किताब से ना किसी और वीडियो से। सर टॉपिक कवर हो गया हमारा अच्छे से। ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं एक सरप्राइज आपको देने वाला हूं, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताऊंगा वो सरप्राइज क्या है। तो सरप्राइज के साथ आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, पर जरूर बताइएगा मेरा पढ़ाया हुआ कितना आपको समझ आया। और अगली क्लास इसी का रेलेवेंट आपको बढ़ाने वाला हूं, साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूं, तो आप समझ पाएंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैं आपको एग्रोनॉमी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्जाम बेस्ड एग्रोनॉमी। तो मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।